जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है तब सब सोचते हैं हम बहुत कुशल चालक हैं, लेकिन जब जिंदगी पटरी से उतर जाती है तब सच सामने आता है कि जिंदगी तो कोई और ही चला रहा है। इसलिए ईश्वर को कभी ना भूलें, सदैव उनका स्मरण रखें और उनको धन्यवाद दें। संकल्प के साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर के सदैव आगे बढ़ते रहें। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती दोहरारी में। स्वीकार करें डॉक्टर कोमल कौशिक का प्रणाम। महात्मा गांधी ने कहा था, एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। नारी जीवन का आधार है। एक नारी से एक परिवार समाज ही आगे नहीं बढ़ता, बल्कि एक राष्ट्र की मजबूती और प्रगति का आधार बनता है। और आज हमारे बीच ऐसी ही शख्सियत हैं जो महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर अंजू गुप्ता, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कालंदी कॉलेज के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। आज आपको हमारे साथ इस मंच पर आकर के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर्वप्रथम मैं आपका और दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे मेरी बात यहाँ रखने का मौका देने के लिए। थैंक यू। आगे हम बात करें, हर व्यक्ति के दिन की शुरुआत कुछ खास होती है। दिन का अपना एक निश्चित शेड्यूल होता है। अगर हम बात करें आपके दिन की शुरुआत किस प्रकार होती है, दिन का क्या शेड्यूल रहता है? मेरी दिन की शुरुआत मैं करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ करके। जी। बचपन से ही मेरी मदर ने मुझे इसकी आदत डलवाई और आज तक शुरुआत पाठ करके होती है। उसके बाद थोड़ी सी योगा, एक्सरसाइज, गार्डन में थोड़ा घूमना, पौधों का बहुत शौक है मुझे, तो थोड़ी सी फूल पत्तियों के बीच में रहती हूँ और फिर अपना दिन शुरू कर देती हूँ। बहुत खूब। आगे हम जीवन के पन्नों को पलटते हैं तो हर एक व्यक्ति के जीवन का एक खास हिस्सा होता है उसका बचपन। और अगर हम बचपन की बात करते हैं तो सहवन ही चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और याद आती हैं वो बचपन की शरारतें, और जिनके लिए बड़ों के द्वारा घर में डांट से मिली हुई सीख। तो ऐसा कोई रोचक किस्सा बचपन का जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, एक बचपन में ऐसा किस्सा हुआ मेरे संग जो मुझे जीवन भर सीख देता रहा। वो यूँ हुआ कि मैं पढ़ने की थोड़ी सी चोर थी जी, और साइंस की बुक खोल के बैठी थी। मेरे ख्याल से क्लास 5 की बात होगी, और मेरे घर में चंपक आ गई थी। मेरी माताजी ने कहा था पहले पढ़ाई करनी है, चंपक बाद में, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो साइंस की किताब के बीच में मैंने चंपक रख के चंपक पढ़ रही थी। जी। पीछे से मदर आ गई, उन्होंने देख लिया, खूब डांट पड़ी और पनिशमेंट ये मिली कि 2 दिन तक उन्होंने कहा चंपक ही पढ़ना है, पढ़ाई नहीं करनी, जिसका नतीजे में अगले दिन स्कूल में डांट पड़ी होमवर्क ना करने पे। लेकिन फिर मेरी मदर ने मुझे बैठ के समझाया कि जब खेलो या कुछ एंटरटेनमेंट करो तो पूरी तरह से करो, लेकिन जब पढ़ो तो 100% कमिटमेंट से पढ़ो। और वो सीख मुझे ज़िंदगी में बहुत बहुत काम आई। मैं जब भी कुछ काम करती हूँ तो 100% लगन से करती हूँ, और यही सीख मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को दी कि खेलो तो भरपूर खेलो, लेकिन जब पढ़ो तो 100% कमिटमेंट से पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। और बचपन में जो बड़ों को बच्चों को एक सीख मिलती है वो एक तरह का आशीर्वचन होता है, जो एक तरह से हमारी लाइफ की प्रोग्रेस में बड़ा ही उपयोगी होता है। एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरी मदर ने मुझे हमेशा ये बताया कि बच्चों को पेरेंट्स से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, और यही मैसेज मैं स्टूडेंट्स को भी और यंग बच्चों को देना चाहूँगी कि पेरेंट्स आपके बहुत ही ज़्यादा शुभ चिंतक होते हैं जी, और उनसे अपनी लाइफ की छोटी बड़ी हर चीज़ शेयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसा वो आपका मार्गदर्शन करेंगे जीवन में और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम बात करें आपकी एजुकेशन की, तो आपकी स्कूल एजुकेशन वेस्ट बंगाल के आसनसोल में हुई, और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपने 1987 में बीएससी किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ में, और आपने एमएससी किया मैथमेटिक्स में 1989 में, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ, और 1993 में आपने पीएचडी किया मैथमेटिक्स में, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो आपने इतने अच्छे सब्जेक्ट, मैथ जैसे सब्जेक्ट से आपने हायर एजुकेशन ली,
और वो भी मैथमेटिक्स एमएससी में आपने 94% मार्क्स अर्जित किए, जो अपने आप में यूनिवर्सिटी में आज भी 35 साल तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। जी। और आपके एकेडमिक करियर की हम बात करें तो 13 गोल्ड मेडल आपने लिए। तो मैथ जैसे सब्जेक्ट के अंदर इतनी अच्छी एजुकेशन ली आपने, इसके पीछे क्या खास प्रेरणा रही? मुझे मैथमेटिक्स मेरे फादर ने हमेशा पढ़ाया जी। और उन्होंने मुझे सिखाया कि मैथ्स कोई डरने की चीज़ नहीं है, उसको एंजॉय करो, क्योंकि इतने सुंदर उसमें फॉर्मूले होते हैं एकदम मैजिक के बराबर। तो जो मैथमेटिक्स का मैजिक था वो उसकी सीख और उसका लव जिसको कहते हैं, उसका पैशन मुझे अपने फादर से मिला। तो मैथमेटिक्स में मतलब हमेशा ही प्रिय सब्जेक्ट रहा। 11th-12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं पहले तो बोलते थे कि इंजीनियरिंग करूं। मेरा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में और MNIT इलाहाबाद में एडमिशन भी हुआ, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मुझे बोलने का बड़ा शौक है जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन ही सूट करेगा, क्योंकि क्लास में 1 घंटा बोलने को मिलेगा और बड़े अटेंटिव श्रोतागण मिलेंगे। तो उन्होंने गाइड किया कि आप प्रोफेसर बनिए मैथमेटिक्स की। तो मैं अपनी मैथमेटिक्स की पढ़ाई में पूरी लगन से लग गई और उसका नतीजा कि बड़े अच्छे मार्क्स मिले मुझे हमेशा। बहुत खूब। इसी से जुड़ी हुई अगर हम बात करें, युवा मन में कई सपने होते हैं, इधर उधर जाने की, कुछ कर गुजरने की, भविष्य की प्लानिंग होती है। तो क्या शुरू से बचपन से ही आपका एक बेस या कहें आपने चूज कर लिया था कि हमको टीचिंग प्रोफेशन ही चुनना है, या कुछ और भी दिमाग में था? बिल्कुल, मैंने बचपन से चुना था, टीचिंग में जाने का मन था। बचपन में भी जब हम गुड़िया गुड़िया खेलते थे तो मैं हमेशा टीचर ही बनती थी और बाकी सारे अपने फ्रेंड्स को स्टूडेंट्स बना के बैठाती थी और खूब मन से पढ़ाती थी। तो मुझे लगता था टीचिंग प्रोफेशन मेरे अंदर इनहेरेंट ही है। तो और पेरेंट्स से भी गाइडेंस मिली कि इंजीनियरिंग के बनिस्बत टीचिंग में जाओ, तो वो एक बहुत अच्छा रहा। और एक किस्सा मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि मेरी मदर को, जैसे मैंने पहले भी बताया, बड़ा मन था कि उस समय लेक्चरार कहते थे कि लेक्चरार बनूँ मैं मैथमेटिक्स की। अनफॉर्चुनेटली MSc फाइनल ईयर में वो गुजर गई कैंसर के कारण। तो उनका मन था कि मेरी बेटी लेक्चरार ही ना बने, लेकिन जीवन में कोई ऐसा काम हो जिससे उसका भी नाम हो और मतलब उनके पेरेंट्स का भी नाम हो। तो उनके गुजरने के बाद मुझे एक और मतलब उनका गुजरना मैं एक बहुत डिप्रेस वे में भी ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने उसको अपने लिए एक प्रोत्साहन का और एक मुझे ये लगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपनी माताजी का और पिताजी का नाम रोशन करना ही है। तो PhD भी मैंने बहुत लगन से करी जी। श्रीनिवास रामानुजन का एक फॉर्मूला सॉल्व किया जिसके जैसा आपने बताया। तो PhD में भी मैंने, और दक्षिण यूनिवर्सिटी में ये भी एक रिकॉर्ड है कि 2 साल 8 महीने में मैंने अपनी PhD सबमिट कर दी थी। आपने नाम की बात की। 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा आपको यंग साइंटिस्ट से एक तरह से अवार्ड मिला आपको उनके द्वारा, जिसमें आपने श्रीनिवास रामानुजन, जो हमारे विख्यात गणितज्ञ हुए हैं देश के, उनके अनसॉल्व्ड फार्मूले को आपने सॉल्व किया। जी। तो वो क्या फार्मूला था और कितना चैलेंजिंग था? श्रीनिवास रामानुजन जी का नाम तो सभी जानते हैं। वो ना केवल हमारे देश के बल्कि पूरे विश्व के बहुत ही प्रख्यात मैथमेटिशियन हैं। आज तक उनके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि अमेरिका में आज भी उनके गुजरने के 100 साल बाद भी ब्लैक होल्स को स्टडी करने के लिए श्रीनिवास रामानुजन के फॉर्मूले यूज किए जा रहे हैं। जी। तो उन्हीं का एक अनसॉल्व फॉर्मूला था जिसको कि मॉक थीटा फंक्शंस कहते हैं। तो उस पर मैंने काम किया। हमारे PhD गाइड थे प्रोफेसर अग्रवाल, उनकी गाइडेंस में मैंने मॉक थीटा फंक्शन में एक पेपर लिखा जिसमें मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के, और वो अवार्ड दिया था मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने। जी। आगे हम बात करें आपकी अभी तक के टीचिंग सफ़र की, तो 26 वर्ष का करीब टीचिंग एक्सपीरियंस आपका हो गया, जिसमें आपने करीब 12 रिसर्च पेपर और 8 किताबें लिखी हैं। अगर हम बात करें तो आपका मुख्य रिसर्च एरिया क्या रहा है? मेरा मुख्य रिसर्च एरिया मॉक थीटा फंक्शंस ही है, और उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस हैं। तो इसी एरिया में मुझे इंटरेस्ट आया। MSc में ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इसी में मैंने रिसर्च करने का सोचा, और लकीली मुझे बहुत ही एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन मिले जिन्होंने मेरा गाइड बनना स्वीकार किया, प्रोफेसर RP अग्रवाल। वो विश्व प्रसिद्ध मैथमेटिशियन वो खुद भी थे, और उनकी गाइडेंस में मैंने जो पेपर्स लिखे वो विश्व के बहुत अच्छे जर्नल्स में प्रकाशित हुए। और मुझे हमेशा ये चीज़ मैं बहुत इंजॉय करती थी कि इतने प्रसिद्ध मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, जो आपको पता होगा वो स्वप्न में उनको देवी प्रकट होती थी और उनको फॉर्मूले बताती थी। तो वो रात को उठ के कभी भी अपने फॉर्मूले लिख देते थे डायरी में,
उनके फॉर्मूले को पढ़ने का, उसको स्टडी करने का और उसको सॉल्व करने का मुझे मौका मिला। ये मुझे लगता है मेरे जीवन में मैं बहुत ही मतलब एक बहुत ही खूबसूरत समय था वो जी। तो और इसमें जैसा मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स की पूरा सहयोग था, मेरे पेरेंट्स का और मेरे नाना नानी का पूरा सहयोग था। वो कहते थे कि मेरी माता जी भी पीएचडी थी, उन्होंने संस्कृत में पीएचडी की थी, तो सभी मेरे फैमिली में कहते थे कि जब माँ पीएचडी है तो बेटी को तो पीएचडी करनी है। बिल्कुल। तो और उनका मन था कि मैं मैथमेटिक्स में करूँ, मैथमेटिक्स में मेरा पूरा पैशन था। तो आपको मैं बताते हुए आज मुझे बड़ा हर्ष होता है कि मैं रात को 2 या 3 बजे तक भी अपनी बुक्स लेके बैठे रहती थी और मुझे मेरे पिताजी को आके कहना पड़ता था कि भाई आप सो जाओ, इतना नहीं पढ़ना है कि आंखों के नीचे काला हो जाए। तो मतलब कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ या ज़बरदस्ती मुझे कोई पढ़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये मेरा पैशन था तो मुझे इसमें बड़ा ही आनंद आता था। और आपके इस प्रोग्राम के द्वारा मैं आज के पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को जो भी पढ़ने का मन होता है उनको वो पढ़ने का मौका ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल। पढ़ने का या कुछ भी आर्टिस्टिक काम करने का, किसी को शेफ बनने का मन होता है, किसी को एक सिंगर बनने का मन होता है, बिल्कुल, किसी को फुटबॉल खेलने का मन होता है, तो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ये करने दें तो निश्चित ही वो अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और कहें हमारे अंदर अगर लगन है तो बड़ों का, परिवार का, सबका ही हमको सहयोग और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है जी। आगे हम बात करें आपके कार्यकाल की, तो एक कार्य आपका इतना बढ़िया रहा है जिससे आपको तो आत्मसंतुष्टि मिली ही है, जो औरों के लिए भी एक प्रेरणादायी रहा है, और वो अपने आप में एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप 2014 से 2019 तक डायरेक्टर रहीं नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक भाग है, जिसके अंतर्गत आप छुट्टी के दिन, जिस दिन कॉलेज रविवार को बंद रहते हैं, उस दिन आपने गरीब बच्चियाँ जो अपनी एजुकेशन से वंचित रह जाती हैं या छोटे मोटे कार्य नौकरी करती हैं अपने परिवार को चलाने के लिए और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, उनको छुट्टी के दिन आप पढ़ाते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ आपने स्किल डेवलपमेंट के अंदर उनको ट्रेनिंग दे करके एक तरह से स्वावलंबी बनाया। तो ये इतना अच्छा कार्य कैसे, किस प्रकार संभव हो पाया? ये हुआ कुछ यूँ कि 2014 में मैं अपॉइंट हुई डायरेक्टर नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है। और जब मैं इसमें गई तो इसमें मैंने पाया कि विभिन्न कॉलेजों में करीब करीब 13,000 छात्राएं पढ़ती थी उस समय, और ये अधिकतर, सब तो नहीं बट अधिकतर 90% ये बहुत ही मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आती थी। किन्हीं के पिताजी रिक्शा पुलर थे, कोई सब्जी की रेडी लगाता था, कोई इवन मजदूर थे, और ये ज़्यादातर लड़कियां फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थी। तो मुझे मतलब मैं अपने तन मन से इसमें जुट गई जी। और मुझे लगा कि सिर्फ ये अपना जो लाइफ के बहुत ही प्राइम ईयर्स 3 साल ग्रेजुएशन करने में लगाती हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी इनको जॉब रेडी करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और बहुत ही हम भाग्यशाली रहे कि उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा स्किल मिनिस्ट्री की शुरुआत की गई। बिल्कुल। 2014-15 की ये बात है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये लड़कियां केवल संडे को पढ़ के वही कोर्स पढ़ती हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये वही एग्ज़ाम देती हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स देते हैं, और उसके बावजूद हमारी नॉन कॉलेजिएट की स्टूडेंट्स का मेरिट में पोजीशन आता था, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मात्र एक दिन पढ़ के इनमें से कई बच्चियां हफ्ते में नौकरी करती थी बिकॉज उनको अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करना होता था, या हफ्ते में कोई और ट्रेनिंग करती थी, घर में काम करती थी। तो इसके बावजूद इन लोगों को पोजीशन आए, मेरिट की पोजीशन आए एग्ज़ाम में, ये मेरे लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ थी कि मैं और से और कुछ ना कुछ इन लड़कियों के लिए करूं। तो उस समय की बात है कि व्हाट्सएप की भी शुरुआत हुई थी, तो ये 13,000 लड़कियों के संग मेरे पास करीब 50 ग्रुप्स थे जो मैं व्हाट्सएप से कनेक्टेड थी जी। और हर एक स्टूडेंट को ये पता था कि मैं जब चाहूँ मैडम को व्हाट्सएप कर सकती हूँ और मेरी जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी। कभी कभी इन बच्चों के सामने ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि अगले साल की फीस देने में असमर्थ होती थी। तो यूनिवर्सिटी हमारी बहुत बड़ी है, करीब 12 से 14 हज़ार हमारे यहाँ प्रोफेसर टीचर्स लगे हुए हैं। तो किसी ना किसी टीचर को, क्योंकि सबको मदद करना मेरे अकेले के बस में नहीं था, तो मैं किसी अपने फ्रेंड प्रोफेसर से या किसी से भी रिक्वेस्ट करती थी कि बच्चे की मात्र 3,000 फीस है, बहुत ही कम फीस में इनको पढ़ाया जाता है, 3,000 फीस है, आप कृपया इन फीस को भर दें।
और मैं उनको ये बोलती थी कि आप डायरेक्टली फीस भरें, बच्चे के हाथ में पैसे ना दें। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब भी जिससे भी मैंने यह बात की रिक्वेस्ट की, कोई पीछे नहीं हटा और उन्होंने कहा नहीं आप एक नहीं मुझसे 4 बच्चों की फीस लीजिए। तो हमारे समाज में सेवा करने के लिए और एजुकेशन में स्पेशली लोगों की बच्चों की मदद करने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं। ये बहुत एक अच्छा अनुभव था मेरा। जी जी। फिर जैसा मैं बता रही थी, स्किल मिनिस्ट्री से संपर्क करके इन बच्चों के लिए फ्री कोर्सेज शुरू कराए जी। जो कॉलेज के बाद ये 6 to 8 वीक्स के कोर्सेज करते थे। उसमें इनको वेरियस प्रकार के कोर्स, जैसे पार्लर में काम करने की शिक्षा, अकाउंट्स में जो हमारे बीकॉम के बच्चे थे उनको अकाउंट्स मैनेज करने की शिक्षा, या जो हमारे थोड़े से 11-12 के बायोलॉजी की बैकग्राउंड के बच्चे थे उनको मेडिकल असिस्टेंट, जो कि ओल्ड पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं उनके लिए एक असिस्टेंट दिया जाता है जो उनकी दवाई वगैरह का ध्यान रखते हैं। मतलब तरह तरह की आजकल जॉब ओपनिंग्स हैं जी। तो इनको बहुत मतलब हम लोग ने 18 किस्म की स्किल इनको दिलवाई और बहुत सारे कंपनीज से इंटरव्यू करवाया जी। तो मेरे 5 साल के कार्यक्रम में लगभग से लगभग हमने 8000 बच्चों की नौकरियां लगवाई। अरे वाह। और इन नौकरियों के लिए जब उनको इंटरव्यू के लिए रेडी होना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि ये लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ इनके पेरेंट्स इनकी मदद नहीं कर सकते, वो क्योंकि खुद ही पढ़े लिखे नहीं होते। तो इनकी इंटरव्यू के दौरान कैसे इंटरव्यू देना है इसका भी प्रशिक्षण इनको दिलवाया गया जी जी जी। कि हाउ टू अपीयर इन एन इंटरव्यू, हाउ टू ड्रेस प्रॉपर्ली, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस, और इंटरव्यू के दौरान इनकी हैंड होल्डिंग, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक इंटरव्यू में नहीं अपीयर होता, वो 3-4 इंटरव्यूज में अपीयर होते हैं बच्चे। तो उस दौरान इनकी हैंड होल्डिंग, इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बच्चे नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं खुद बच्चों से मिलती थी उनके इंटरव्यू के एक दिन पहले और सबको इकट्ठा करके उनको एक मोटिवेशनल स्पीच देना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना जी। उनको ये बोलना कि आपको जो पहली नौकरी मिल रही है उसको आप ले लीजिए, जब दूसरी अच्छी नौकरी मिलेगी तो पहली को छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन कभी भी नौकरी के लिए मना मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट में तो अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक से एक नौकरियां अच्छे से अच्छी मिलती जाती हैं। तो वो 5 साल मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और एक चीज़ मैं ऐड और करना चाहूँगी कि 13,000 बच्चियाँ थी, स्टूडेंट्स थे जब पढ़ रहे थे, लेकिन 2 साल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो ये सेम सिस्टम और कॉलेजेस में क्यों नहीं। बिल्कुल। तो मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 5 साल बाद जब मैंने इस नॉन कॉलेजेट मेरा कार्यकाल पूरा हुआ तो उस समय वहाँ पे 32,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। अरे वाह। तो मैंने अपने कार्यकाल में 13 और कॉलेजेस खुलवाए जो इसी सिस्टम में खुले और 13,000 से 32,000 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाई जी। तो मुझे आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। ऐसा ही जीवन में एक और अनुपम कार्य आपके माध्यम से हुआ है, क्योंकि आपके हस्बैंड रेलवे अधिकारी हैं, तो आप और ऐसे ही अन्य रेलवे ऑफिसर्स की वाइफ ने मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पाठशाला की शुरुआत करी 2019 में कानपुर, प्रयागराज और टूंडला में, जिसका संचालन आपने किया कि स्टेशन पर जो गरीब बच्चे इधर उधर घूमते हैं उनको आपने पढ़ाने का एक तरह से बीड़ा उठाया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरे हस्बैंड रेलवे में कार्यरत हैं, तो जाहिर है कि हम रेलवे का बहुत प्रयोग करते हैं। तो जब आप रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो अधिकतर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चिप्स या कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, छोटी मोटी पानी की बोतलें बेचते हैं। तो चूंकि मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों से पूछती थी, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कितना पढ़े हो, तो पढ़ना लिखना जानते हो, अपना नाम लिख लेते हो। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और ये मतलब अक्षर ज्ञान भी नहीं है इनको, और ये सब करने के अलावा मतलब इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, कोई इनको बहुत ही बेवकूफ़ आसानी से बना लेगा जी। तो प्रयागराज में रहते हुए मुझे ये मौका मिला कि प्लेटफॉर्म की पाठशाला खोली हमने 3 स्टेशनों पे, कानपुर, टूंडला और प्रयागराज। क्या होता है स्टेशनों से आप लोग सभी लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं, साफ़ सुथरी जगह होती है, लाइट पंखा अवेलेबल होता है। तो हफ्ते में 3 दिन हम ये बच्चों को शाम में 3 से 5 2 घंटे सब बच्चों को इकट्ठा करते थे। पहले तो उनको इकट्ठा करने के लिए कुछ उनको मोटिवेट करना पड़ता था, चिप्स से या एप्पल्स दे दो, संतरे दे दो, कुछ देना पड़ता था, तब वो आते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको पढ़ने का ऐसा चस्का मिला
कि आपको यकीन नहीं होगा कि जैसे हमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बताया ना, मतलब 2 घंटे के लिए पढ़ाते थे, ये लोग खुद आके बैठ जाते थे कि आज क्या पढ़ाएंगी मैडम। और हमारी जो रेलवे एक महिला समिति होती, उसकी जो और हमारी फ्रेंड्स थी, वो सब हम लोग बारी बारी इनको पढ़ाते थे जी। और कानपुर टुंडला में भी ये बहुत जोरों शोरों से शुरू हुआ। और ना केवल हमने बच्चों को स्वच्छ रहने की शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान दिया, 1 to 100 सिखाया। आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि पहले जो 6-8 महीने में बच्चे पढ़ाए गए, वो अगले साल दूसरे नए बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। उनको एक ब्लैक बोर्ड और केन दे दिया गया, तो वो मतलब अक्षर ज्ञान उन छोटे बच्चों को दे रहे थे और डांटते थे उनको कि पढ़ो। इस दौरान हमारे रेलवे ने भी हमारी बहुत मदद की, जगह देके। अगर हमें जगह नहीं मिली होती तो हम कैसे प्लेटफॉर्म की पाठशाला शुरू करते। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक को, जो हम इतना समाज से हमने इतना लिया है और हम ऐसे वर्ग में पैदा हुए हैं कि हमें इतनी अच्छी शिक्षा मिली है कि हमें इस अब जीवन के इस पड़ाव में समाज को वापस करना ही चाहिए। और ये हम वापस नहीं कर रहे, हमें जो एक टॉर्च दी समाज ने, उस टॉर्च को हम बस आगे बढ़ा रहे हैं, इस आशा से कि आज हम जिसको पढ़ा रहे हैं कल वो और किसी को पढ़ाएगा। तो ये टॉर्च कभी बुझनी नहीं चाहिए, कभी हल्की नहीं होनी चाहिए, बल्कि और तेजी से इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जी जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके अगर बात करें कार्य की, तो आप मुख्य कार्य के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की अन्य गतिविधियों से भी जुड़ी हुई रही हैं जी। जिसमें आपने कालिंदी कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसके जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के अंदर आपने कहें दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला वर्किंग ऑडियो वीडियो आपने स्टूडियो कहें आपके प्रयासों से ही वो बन के तैयार हुआ जी, जी, जी। तो आप मुख्य कार्य के अलावा अन्य कार्यों को भी इतनी अच्छी कार्यकुशलता से कर लेती हैं, तो इस एनर्जी का राज क्या है? इस एनर्जी का राज मैं बताऊं, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। बहुत पहले मेरी मदर ने मुझे एक कहावत सुनाई थी, मैं कहना चाहती हूँ कि आई क्राइड दैट आई हैड नो शूज टिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। तो मेरी माता जी कहती थी कि जीवन में अच्छा बुरा तो होता ही रहेगा, अच्छे दिन भी होंगे और बुरे दिन भी होंगे, और बुरे दिन के बाद अच्छे दिन निश्चित ही आएंगे जी। लेकिन जो व्यक्ति अपने बुरे दिनों को धैर्य से और स्माइल करते हुए गुजार ले, वही असल माने में एजुकेटेड है। तो ये मुझे अपनी शिक्षा अपने पेरेंट्स से मिली कि आपके संग अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, प्रिय हो रहा हो या अप्रिय हो रहा हो, मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। और मुझे लगता है मैं मुस्कुराती रहती हूँ तो एनर्जी भी खूब रहती है। तो ये ऐसा हुआ कि वैसे तो मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हूँ, कालिंदी कॉलेज में कार्यरत हूँ, लेकिन एक दौर ऐसा आया हमारे कॉलेज में कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं थी, तो मुझे उसका कार्यभार दे दिया गया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स बहुत ही होशियार हैं और उनके अंदर एक बहुत आग है कुछ कर गुजरने की, लेकिन स्टूडियो नहीं है। तो हमने यूनिवर्सिटी, हमने मतलब कालिंदी कॉलेज ने सब हम टीचर से मिलकर स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रांट मांगी। लकीली हमें ग्रांट मिल गई और 1 साल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और पूरे अपने इक्विपमेंट से लैस, मतलब बिल्कुल शायद आपके स्टूडियो की तरह स्टूडियो बन के तैयार हो गया जी। और उसमें ऑडियो स्टूडियो अलग था, वीडियो स्टूडियो था और हर इक्विपमेंट वहाँ मौजूद था। एक से एक बढ़िया तकनीकी कैमराज और इंटरव्यू लेने का पूरा मतलब सामान मौजूद था। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं उस समय चाइल्ड केयर लीव पे थी, लेकिन जब स्टूडियो बन रहा था तो रोज़ आके खड़ी हो जाती थी कि स्टूडियो बन रहा है। तो बल्कि मेरे जो सहकार्य कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स, वो कहते थे कि भाई लगता है तुम्हारा अपना घर बन रहा है, ऐसे तो लोग अपना घर बनाते हैं खड़े होके। मुझे लगा हाँ ये मेरा ही घर बन रहा है, यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स को शिक्षा मिलेगी, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो स्टूडियो बन के तैयार हुआ और उसके बाद कालिंदी कॉलेज में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में हमारी यूनिवर्सिटी में पोजीशंस आने लगी, मेरिट की पोजीशंस। और एक समय ऐसा आया कि पूरी 10 की 10 पोजीशंस यूनिवर्सिटी में हमारे कॉलेज से थी। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अगर टीचर्स बहुत प्यार से डील करें और दिखाएं कि नहीं हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स अपने आप ही आगे बढ़ कर पढ़ाई में मन लगा के पढ़ते हैं और फिर वो रिजल्ट उनका दिखाता ही है अच्छा। बिल्कुल। आपका मैथमेटिक्स मुख्य विषय रहा है जी। अगर हम शुरू से छोटी क्लासों से लें तो मुख्य विषय के रूप में मैथ्स एक चैलेंजिंग रहा है। कई बच्चे इससे में सहज नहीं होते हैं और एक फोबिया रहता है विशेषकर लड़कियों को, और वो ट्यूशन लेते हैं।
तो अगर हम बात करें छोटी क्लास से लेकर के ऊपर तक, तो किस तरीके से मैथ्स की पढ़ाई करें, तो विशेष रूप से मैथ्स तो बताएं, साथ में अन्य सब्जेक्टों को भी अगर हम लें, तो वो जनरलाइज रूप में क्या आप टिप्स देना चाहेंगे जो हमारे बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी होगी? मैं बच्चों से कहना चाहूँगी, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा आईपैड, लैपटॉप, मोबाइल इस सब में लगे हुए हैं, लेकिन आपका जो जीवन का ये समय है वो इसमें वेस्ट करने के लिए नहीं जी। है। ये समय आपका पढ़ाई करने में, और मन से पढ़ाई करिए। इसलिए नहीं पढ़ाई करिए कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं या आपके टीचर्स ने होमवर्क दे दिया या आपको फर्स्ट आके दिखाना है। पढ़ाई करिए नॉलेज अर्जित करने के लिए, क्योंकि नॉलेज जो इन स्कूली दिनों में अर्जित होती है वो जिंदगी भर काम आती है जी। तो ये बच्चों को मैं सिर्फ एक टिप देना चाहूँगी कि ये जो डिजिटल मीडिया है निश्चित ही ज़रूरी है आजकल, बट उसका टाइम निश्चित करिए जी, है ना। टीवी देखना, ये देखना अच्छी बात है, बट हर एक चीज़ का समय होता है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहती थी, अगर आप बोले तो मैं दोहराती हूँ। मैं एक समय कहती, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे अंडर ग्रेजुएट लेवल में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स करने आते हैं, तो मैं उनको एक फॉर्मूला देती थी 5 वर्सेस 55, 5/55। मैं उनसे कहती थी बच्चों आप ये 5 साल मेहनत कर लो, 3 साल अंडर ग्रेजुएशन के और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के, उसके बाद आप 55 साल बिल्कुल मजे में रहो। इन 5 सालों में सब कुछ भूल जाओ। ऑफ कोर्स आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन मैं ये कहती थी कि एंटरटेनमेंट उतना ही होना चाहिए जितना खाने में नमक। बिल्कुल। क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट जीवन में ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट ईयर्स में, जी। तो फिर एक स्टूडेंट बहुत लगन से पढ़ नहीं पाता। उसका मन कहता है अच्छा मैं यानी 1 घंटा टीवी देख लिया, मैं 1 घंटे और देख लूँ, मैं 2 घंटे और देख लूँ, फ़ोन पे अपने फ्रेंड से बात कर लूँ, ये रील्स देख लूँ। लेकिन स्टूडेंट को चाहिए अच्छा ये चीज़ उनके अंदर से ही आ सकती है, किसी पेरेंट्स या टीचर के कहने पे नहीं आती। तो 5 साल मन लगा के पढ़िए, और यंग स्टूडेंट्स को कहूँगी कि 17-18 साल की बात होती है, मन लगा के पढ़िए, और जीवन में आप उसके बाद खूब मज़े में रहिए, अच्छी नौकरी करिए या अपना कोई काम करिए। आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है। हाँ, बिल्कुल। जो जिसमें मन लगे वो करिए। और आपकी इजाज़त हो तो पेरेंट्स से भी कुछ कहना चाहूँगी। बिल्कुल। आपने मैथ्स के बारे में पूछा था, जी। तो पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि बच्चों को अगर मैथ्स बहुत मज़े में पढ़ाया जाए, सिंपल वे में पढ़ाया जाए, पेशेंस रख के पढ़ाया जाए, तो बच्चों को मैथ्स से लगाव हो जाता है। जी। और उनका पैशन हो जाता है मैथ्स। लेकिन यही चीज़ अगर डरा धमका के जोर जबरदस्ती से बोले आप फॉर्मूले को रट लीजिए, तो फिर वो बच्चों को ना नफरत होने लगती है मैथ्स से, और वो चूंकि समझ नहीं पाते। मैथ्स रटने की चीज़ बिल्कुल नहीं है, समझने की चीज़ है। तो जब वो समझ नहीं पाते तो वो डरने लगते हैं, और ये डर जैसे जैसे बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं डर बढ़ता ही चला जाता है। जी, बिल्कुल। तो पेरेंट्स अगर बच्चों को पेशेंटली पढ़ाएं, थोड़ा उनके संग बैठें और बच्चों को समझाएं, बल्कि डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को बताएं। जी। मैथ्स में अक्सर देखिए, मैथ्स तो आया है डे टू डे लाइफ से ही। बिल्कुल। तो अगर हर कैलकुलेशन, या तो आप पहाड़े पर आ रहे हो, टेबल्स रटा रहे हो, या फ्रैक्शन बता रहे हो, या छोटी छोटी जो क्लास 3, 4, 5 की चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स थोड़ी मेहनत करें, और टीचर्स भी ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो वो डे टू डे लाइफ से अगर मैथ्स को कनेक्ट करें तो बच्चों को समझ भी आएगा, उन्हें मज़ा भी आएगा, और फिर वो मैथ्स से कभी नहीं डरेंगे। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ, जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं वो अधिकतर एग्जाम्स में जाके सब कुछ आने के बावजूद भी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। जी। और फिर उनको घर में आके डांट पड़ती है। तो इन पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को डांटे नहीं। बच्चा तो खुद ही चाहता है कि वो अच्छे मार्क्स लाए। कौन सा बच्चा होगा जो नहीं चाहेगा बिल्कुल कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो उसने तो भरपूर कोशिश की है, लेकिन किसी गलतीवश उसका गलती हो गई या सिली मिस्टेक हो गई, तो उसके मार्क्स कम रह गए। तो पेरेंट्स को चाहिए वो समय है जो बच्चों को प्यार दिखाएं, उनमें कॉन्फिडेंस दिखाएं, और उनसे ये बोलें कि बच्चे कोई बात नहीं, मुझे पता है आपने पूरी कोशिश की, इस बार नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करिएगा। तो पेरेंट्स का बच्चों में ये कॉन्फिडेंस दिखाना बिल्कुल बच्चों को एनर्जी से भर देती है। जी। तो यही मैं पेरेंट्स से मेरी बड़ा ही आपने उपयोगी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक तरह से समझाया, और हमारे बच्चों के लिए आपकी ये समझाइश बड़ी ही उपयोगी होगी। जी। इसी से जुड़ी हुई बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आज मार्केट की डिमांड है प्रोफेशनल कोर्सेज की, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च आधारित शिक्षा की। जी। आज कोई बच्चा 10+2 में अगर साइंस मैथ लेता है, तो अगला हमको टारगेट उस बच्चे का नज़र आता है इंजीनियरिंग, या फिर यूनिवर्सिटी में जाए तो बीएससी मैथमेटिक्स के साथ में।
पर हमने देखा है कि अन्य स्ट्रीम में, चाहे बीकॉम हो, बीए हो, उसमें भी एक मैथ्स विषय के रूप में आप बच्चे वो लेते हैं। तो अन्य स्ट्रीम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्या उपयोगिता है? दूसरा, हम साथ में ये भी जानना चाहेंगे, जो बच्चे मैथ सब्जेक्ट के साथ में जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे वो साइंस मैथ लेकर के कर रहे हों, तो उसमें रोजगार के, इंजीनियरिंग के अलावा क्या अवसर हो सकते हैं? अच्छा जी, मुझे लगता है कि जिस बच्चे को रुचि है मैथ्स में और थोड़ा बहुत ठीक से परफॉर्म कर रहा है, उस बच्चे को 11th-12th में मैथ्स छोड़नी नहीं चाहिए जी। क्योंकि मैथ्स पढ़ने से ना केवल इंजीनियरिंग बल्कि बहुत सारे प्रोफेशंस ओपन हो जाते हैं। जैसे अगर बच्चे ने मैथ्स ली है जी। तो बीकॉम ऑनर्स वो कर सकता है, वरना बच्चा मैथ्स लिए बगैर बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकता। जी जी जी। वो सिर्फ बीकॉम पास कोर्स कर सकता है। अच्छा, जिस बच्चे ने बीकॉम ऑनर्स किया उसका सीए करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। बच्चे ने जिससे मैथ्स ली, एक्चुअल साइंस, जिसका कि आगे आने वाले ज़माने में बहुत ही डिमांड होने वाली है, एक्चुअल साइंस ओपन हो जाती है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर बच्चे, आप देखेंगे अधिकतर बच्चे कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं। बिल्कुल। तो अगर 11th-12th में मैथ्स रही है तो बच्चे कॉम्पिटिशन्स मतलब बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि जिस बच्चे ने मैथ्स पढ़ी है उसकी लॉजिक, रीजनिंग पावर, दिमाग तेज चलेगा, लॉजिक के मतलब पेपर्स भी होते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो वो अच्छे से कर पाएगा। जी जी। तो इंजीनियरिंग के अलावा फिर आजकल डेटा साइंटिस्ट होते हैं। जी। डेटा साइंसेस में, रिसर्च में, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं मैथ्स लेके बच्चे। मतलब अनगिनत फील्ड्स हैं जी। जो कि मैथ्स लेने से बच्चों के लिए खुल जाती हैं। जी। तो इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। हम बात करें आपकी हॉबीज़ की, तो आपको स्पोर्ट्स, गाने लिखना, गाना, कविता लिखना और बोलना, पढ़ना बहुत पसंद है। जी। तो हम चाहेंगे कुछ कविताओं की अगर चंद लाइन आप हमारे साथ पढ़ना चाहें, बोलना चाहें, अच्छा लगेगा। बड़े इत्तेफाक की बात है कि इस प्रोग्राम में सुबह उठी, इस प्रोग्राम को सोच रही थी, तो मेरे ऐसे ही मन में 2-3 लाइनें आ गई, वो मैं बताना चाहूँगी जी। आपकी इजाज़त हो तो। जी। एक सफल जीवन का बाहर के चिरागों की ज़रूरत नहीं होती। एक सफल जीवन को बाहर के चिरागों की ज़रूरत नहीं होती। जनाब, दिल में प्रेम और विश्वास के दिए जलाइए। जनाब, दिल में प्रेम और विश्वास के दिए जलाइए, तो फिर देखिए अंधेरों में भी जीवन रोशन हो जाएगा। तो फिर देखिए अंधेरों में भी जीवन रोशन हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कविता, और आपने आज ही इसको तैयार किया? आज ही बस ऐसे ही मन में ये 2-3 लाइनें आ गई जी। कि हम हमेशा बाहर खुशियाँ ढूंढते हैं, हम हमेशा बाहर सोचते हैं कि हमारा जो पथ है, हमारा जो रास्ता है वो बहुत वेल लाइटेड हो, लेकिन नहीं, अगर हमारे अंदर एक आग है, हमारे अंदर एक चाहत है, एक पैशन है कि हमें कुछ कर गुजरना है, तो वो आग अंदर वाली ही काम आती है। बिल्कुल। और वो आग तो कभी बुझेगी नहीं। बाहर की लाइटें ऑफ हो सकती हैं, बाहर आपको प्रोत्साहन देने वाले किसी कारणवश इधर उधर गुम हो सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की आग हमेशा जलाए रखिए। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोला है कि कीप द फायर इन योर बेली बर्निंग। जी जी। अपने अंदर पैशन को जिंदा रखिए, फिर आपको किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, हमें अपनी बातचीत को यहीं विराम देना होगा। आपने इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक हेल्थ टिप्स। हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, यानी कि सूक्ष्म मात्रिक तत्व, जिसकी शरीर के संचालन और व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। हालांकि उनकी परसेंटेज बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी डेफिशिएंसी शरीर के अंदर एक फंक्शनल डिसऑर्डर और एक बीमारी को जन्म देती है। ऐसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है जिंक, जिसकी कमी से बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं। अगर हम बात करें उसकी कमी से होने वाले लक्षणों की, तो नाखूनों का टूटना, नाखूने के ऊपर सफ़ेद स्पॉट या लाइन बनना, बालों का झड़ना, बालों का आसानी से टूटने लगना, भूख की कमी होने लगना, टेस्ट और स्मेल सेंस कम होने लगना, जिंक की कमी से बार बार इन्फेक्शन होना, स्किन का डल और ड्राई होना, एजिंग इफेक्ट दिखने लगना। अगर हम बात करें जिंक की पूर्ति के घरेलू और आसान उपाय की, तो पंपकिन सीड का सेवन इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। मशरूम का सेवन आप इसके लिए कर सकते हैं, संतरे का उपयोग कर सकते हैं। और हाल ही के वर्षों में कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ फोर्टिफाइड किस्मों को ईजाद किया है, जिसमें
जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें डॉक्टर कोमल कौशिक को। नमस्कार।